मेरा नाम जो है। मैं पिछले 2 साल से अपनी दादी के साथ उनके घर पर रह रहा हूँ। मेरी एज 28 के करीब है। मुझे पता है आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि 28 का होने के बावजूद भी मैं अपनी दादी के साथ क्यों रह रहा हूँ। बात यूं है कि 2020 में मेरी जॉब छिन गई थी। इसके बाद मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मेरे पेरेंट्स की डेथ मेरे बचपन में ही हो गई थी और तभी से मेरी दादी मेरा ख्याल रखती आई हैं। जब उन्हें मेरी जॉब जाने के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे अपने घर में रहने के लिए बुला लिया। मेरी दादी का घर एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि ये घर पिछले कई जनरेशन से पास ऑन होता हुआ चला आया है। यही वजह है कि ये घर थोड़ा पुराना है और इसको अब मेंटेनेंस की जरूरत है। इस घर के लिविंग रूम में कई ह्यूमन साइज क्लाउन डॉल भी हैं। मेरी दादी बताती हैं कि मेरे दादाजी को इनके कलेक्शन करने का शौक था। इसके अलावा छोटे बड़े 100 डॉल्स का एक और कलेक्शन भी है। मुझे अभी भी याद है बचपन में मेरी दादी मुझे इनके आसपास भी नहीं भटकने देती थी। आज से कुछ महीने पहले अप्रैल 2021 को मेरी दादी की डेथ हो गई थी। उसके बाद से उनका ये घर ऑफिशियली मेरे नाम पर आ गया है। मेरी प्रॉब्लम भी कुछ तभी से ही चालू हुई है। मुझे इससे पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ था। मेरी दादी की डेथ हुए कुछ हफ्ते ही हुए होंगे कि एक दिन मुझे घर के अंदर एक अजीब आवाज सुनाई दी। पहली बार ये तब हुआ जब मैं अपने रूम में सो रहा था। मुझे अचानक मेरी दीवार पर रात को जोरदार कोई चीज ठोकने की आवाज आई। मेरी नींद खुली तो मुझे महसूस हुआ कि ये आवाज मेरे रूम के लेफ्ट साइड में बने लिविंग रूम से आ रही है। मुझे लगा कहीं ये कोई चोर तो नहीं। मैं तुरंत ही अपने हाथ में फ्लैशलाइट लेकर बाहर निकला और लिविंग रूम से लेकर पूरे घर को अच्छे से चेक किया। यहाँ तो कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद ये आवाज बाहर से आई होगी और मैं वापस सोने चला गया। मैं भी लेटा ही था कि एक बार फिर मेरे रूम के दीवार पर जोर जोर से किसी चीज के ठोकने की आवाज आई। मैं एक बार फिर भागता हुआ बाहर आया। इस बार मैं आवाज का पीछा करते हुए इसके सोर्स को ढूंढने लगा। तभी मुझे वो ह्यूमन साइज क्लाउन डॉल मेरे रूम के बाहर वाली दीवार के पास रखी दिखी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हुआ। मैंने उस डॉल को वापस उसके शीशे वाले अलमीरा में रख दिया। इस दिन के बाद से डेली मुझे 11 बजे से लेकर 2 बजे तक कई बार दीवार पर किसी चीज के ठोकने की आवाज सुनाई देती। कुछ महीने ऐसे ही परेशानियों में बिता लेने के बाद जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने एक दिन हिम्मत करके अपने लिविंग रूम में ही सोफे पर सोने का प्लान किया। मैं देखना चाहता था आखिर ये आवाज करता कौन है। रात के 2 बज चुके थे लेकिन आज किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं आई थी। तभी मेरी नजर उस क्लाउन डॉल पर गई। वो डॉल अपने अलमीरा से बाहर मेरे सोफे के पास ही बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी स्माइल भी थी। मैं उसे देखकर डर गया और सोफे से नीचे गिर गया। मैं अपने लिविंग रूम से भागता हुआ अपने बेडरूम में आया और डोर लॉक करके अंदर बैठ गया। लगभग आधे घंटे तक सन्नाटा होने के बाद एक बार फिर मेरे रूम के दीवार पर किसी चीज के ठोकने की आवाज गूंजने लगी। इस बार ये आवाज बिना रुके लगभग 15-20 मिनट तक आई होगी। इस बार मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठकर बाहर देखने जा सकूं। अगले दिन सुबह होते ही मैं अपने घर के पास वाले चर्च में गया और प्रीस्ट को अपने साथ होने वाले हादसे के बारे में बताया। वो प्रीस्ट मेरे साथ मेरे घर तक आने के लिए तैयार हो गया। मेरे घर पहुंचते ही उसे कुछ डिमोनिक सा फील हुआ। इसके बाद प्रीस्ट ने उन सभी डॉल्स पर होली वाटर छिड़क कर उन्हें मेरे घर के नीचे बने बेसमेंट में एक बक्से के अंदर कैद कर रख दिया। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए पर इस बक्से को मत खोलना। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इस बक्से को बाहर फेंक सकता हूँ। उन्होंने बताया कि ये डिमोनिक शक्ति इस घर से जुड़ चुकी है। इसे अगर बाहर फेंका तो ये अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। उस दिन से लेकर अब तक वो डॉल मेरे बेसमेंट में एक बक्से में बंद है। हालांकि वो आवाज जो मेरी दीवार से आती थी वो अभी भी मेरे बेसमेंट से आती रहती है, लेकिन अब ये पहले के मुकाबले काफी कम हो चुकी है और मुझे अब इस बारे में कोई फिक्र नहीं है। मेरा नाम टिम है और मैं अलास्का में रहता हूँ। अलास्का अपने बर्फ से ढके जंगलों के लिए काफी मशहूर है। कई बार ये बर्फ अपने नीचे कई राज भी दफन किए होते हैं। मेरा घर शहर के सबसे आउटर एरिया में बर्फ के जंगलों से लगा हुआ है। बचपन में सर्दी के मौसम में हम इन्हीं जंगलों में जाकर हाइड एंड सीक खेला करते थे। हमारे शहर की आबादी कम होने के कारण यहाँ लोगों के घर काफी दूरी पर बने होते हैं। ये बात आज से 10-12 साल पहले की है। ठंड का मौसम अभी चालू ही हुआ था और हमारे यहाँ पहली स्नोफॉल हुई थी। मैं और मेरा भाई इसे देखकर काफी एक्साइटेड थे, जैसा कि हर इंसान अपने बचपन में होता है। बाहर निकले तो चारों ओर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी। हम दोनों को आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं। हम लोग जंगल के अंदर जाकर हाइड एंड सीक खेलने लगे, लेकिन 2 बार लगातार पकड़े जाने के बाद मैंने जंगल के थोड़ा और अंदर जाकर छुपने का सोचा। मेरा भाई वहीं पेड़ के पास खड़ा होकर मेरे छुपने तक उल्टी गिनती गिनने लगा। बर्फ से ढके पेड़ों के बीच थोड़ा और अंदर जाने पर मुझे एक झाड़ी दिखी जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। मैंने सोचा कि क्यों ना यहीं छुप जाते हैं। इस बार मुझे पक्का यकीन था कि मेरा बड़ा भाई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। मैं वहीं पर छुप गया। 15-20 मिनट बीत जाने के बाद भी जब मेरा भाई मुझे नहीं ढूंढ पाया तो मैं वहां से बाहर निकलकर वापस लौटने का सोचा। तभी मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मुझे लगा कि ये मेरा भाई है और इसलिए मैं वापस अंदर जाकर छुप कर बैठ गया। वो कदम सीधा मेरी ओर आए और फिर आगे की ओर बढ़ गए। कुछ मिनट बाद मैं भी अपने हाइडिंग स्पॉट से बाहर निकला और बर्फ पे बने फुटप्रिंट को फॉलो करने लगा। लगभग 10-15 मिनट तक इन्हें फॉलो करने के बाद मैं बर्फ से ढके एक टीले के पास पहुंचा। यहाँ आसपास कोई इंसान तो था नहीं, पर एक बड़ा सा पॉलीथीन का बैग जरूर रखा हुआ था। उस बैग से काफी अजीब सी बदबू बाहर आ रही थी। मैं उस बैग के थोड़ा और नजदीक गया। उसके पास पहुंचने पर यह गंध और भी ज्यादा बढ़ गई। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उस बैग को खोलकर उसके अंदर देखने का सोचा। मैंने जैसे ही बैग खोला तो मेरे कदम एकदम से लड़खड़ा गए और मैं पीछे की ओर गिर पड़ा। उस बैग के अंदर इंसान के कटे हुए हाथ और पैर थे और ये बदबू उन कटे हुए बॉडी पार्ट से निकल रही थी। मैं अब वहां से बचकर निकलने का सोचने लगा, क्योंकि ये बैग जिस किसी ने भी यहाँ रखा था वो अभी भी यहीं कहीं आसपास ही होगा। तभी मुझे मेरे कानों में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैं वहीं एक जगह पर जैसे जम सा गया
मेरी पलट कर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तभी मुझे मेरे भाई की आवाज सुनाई दी। पलट कर देखा तो मेरा बड़ा भाई मुझे ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचा था। मैंने उसे इशारों से बताने की कोशिश की कि वो जहां पर खड़ा है वहीं पर रुक जाए और वहां से पीछे मुड़ जाए, पर शायद मेरे भाई को ये बात समझ नहीं आई। वो दौड़ता हुआ मेरे पास आ पहुंचा। तभी उसकी नजर काले से बैग पर गई। उसमें रखे कटे हुए हाथों और पैरों को देखकर उसकी चीख निकल गई। मैंने उसे चिल्लाकर कहा, भागो यहाँ से। हम दोनों ही उस टीले से तुरंत नीचे उतरे और भागने लगे। तभी हमें हमारे पीछे उसी टीले के पास बने झाड़ियों में से किसी के आने की आहट सुनाई दी। भागते हुए ही हमने पीछे की ओर गर्दन घुमाकर देखा तो पाया कि उस काले से बैग के पास एक लंबा सा आदमी टी शर्ट और जीन्स में खड़ा था। उसके हाथों में एक बड़ा सा चाकू था जो अभी भी खून से लाल था। हम दोनों अब बिना रुके दौड़ने लगे और सीधा घर पहुंचकर ही रुके। घर पहुंचते ही हमने डैड को उस काले बैग और आदमी के बारे में बताया। डैड ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस की टीम हमारे घर पर कुछ ही मिनटों में पहुंच गई। अब हम दोनों उन पुलिस वालों के साथ उस टीले पर दोबारा गए, लेकिन यहाँ वो बैग अब नहीं था। शायद उस आदमी ने यहाँ से वो बैग हटा दिया था। पुलिस टीम ने 2 दिन तक उस पूरे जंगल को अच्छे से सर्च किया, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ना ही उन्हें खून का कोई धब्बा ही मिल सका जिससे कि वो एटलीस्ट उस विक्टिम की पहचान डीएनए रिकॉर्ड से मिलाकर कर सकें।